सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चन रहेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में और 5 क्वेश्चन रहेंगे नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में और 10 क्वेश्चन रहेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। ये सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि एचपी पुलिस हो गया, स्टाफ नर्स, कंडक्टर, टीजीटी, जेबीटी और हायर एग्ज़ाम जैसे एचएएस, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर फॉर हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल मैनेजर और जितने भी एग्ज़ाम एचपीएसएसबी और एचपीपीएससी कंडक्ट करवाती है सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है लवली जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिमाचल एग्ज़ाम स्टडी विद लवली। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो आंसर होगा ब्रिटेन में। तो बैम समुदाय और बैम मतलब होता है ब्लैक, एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक। तो इन लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी जी की स्मृति में सिक्का बनाने पर विचार कर रही है। महात्मा गांधी जी की स्मृति पर एक सिक्का बनाएगी। अब ब्रिटेन बनाएगी तो ये रहा मैप में ब्रिटेन, कैपिटल लंदन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। अच्छा, अभी भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कौन बने थे? तो फिलिप बार्टन बने थे। अगर बात की जाए ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर की किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गायत्री कुमार को। आपने पढ़ा होगा ब्रिटेन ने अपनी हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदल करके गुरु नानक मार्ग करा था। और स्विस बैंक ने जो एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक 2019 रिपोर्ट जारी की थी उसमें भी टॉप पे रहा था ब्रिटेन। उस लिस्ट में भारत 77 नंबर पे था। अच्छा, ब्रिटेन के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? एक तो अजय वॉरियर करते हैं, एक कंकण अभ्यास करते हैं और एक इंद्रधनुष नाम का अभ्यास भी करते हैं। तो ये याद रखना। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कई बार जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो ब्रिटेन, इंग्लैंड या फिर यूके है ये एक ही होने, बट ऐसा नहीं है। चलिए मैप में चलते हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि येलो कलर में इंग्लैंड को दर्शाया गया है और पिंक कलर से वेल्स को, जो इंग्लैंड के साथ ही अटैच है। फिर ऑरेंज कलर से स्कॉटलैंड को दर्शाया गया है और ग्रीन कलर से नॉर्थर्न आयरलैंड को। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रिटेन क्या है। इंग्लैंड के साथ अगर वेल्स को भी सम्मिलित रूप से मिला दिया जाए तो ये क्षेत्र कहलाता है ब्रिटेन। ओके, अगर इंग्लैंड के साथ वेल्स मिलाया गया और साथ ही साथ स्कॉटलैंड को भी अगर काउंट कर लें तो ये तीनों आपस में मिलकर कहलाएंगे ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों मिलकर कहलाएंगे ग्रेट ब्रिटेन। जबकि इन तीनों के साथ अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को भी मिला दिया जाए तो ये चारों मिलकर आपस में बन जाते हैं यूके। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुयाना के नए पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मार्क एंथनी फिलिप्स। तो अभी इन्होंने गुयाना के प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। क्या नाम है? मार्क एंथनी फिलिप्स। गुयाना की बात है तो ये रहा मैप में गुयाना। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है जॉर्जटाउन, करेंसी है गुयानीज डॉलर। प्रेसिडेंट की बात करें तो ये भी 2-3 दिन पहले ही बने हैं। तो गुयाना के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद इरफान अली। फिर है, अभी हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अगस्त को। अच्छा, आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके समय अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया था। इसीलिए हम 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में मनाते हैं। और इस एटम बम का नाम भी आप याद रखना क्योंकि ये भी कई बारी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, लिटिल बॉय। इस बम में यूरेनियम भरा हुआ था और ये विस्फोट इतना विशाल था जिसने शहर की लगभग 90% आबादी को ख़त्म कर दिया था। लगभग 17,000 लोग मारे गए थे और बाद में इसकी वेव्स के कारण लगभग 10,000 लोग और मारे गए थे। अच्छा, ये तो था हिरोशिमा डे। एक नागासाकी डे भी हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 अगस्त को। यहाँ पर भी एक एटम बम फेंका गया था, उसका नाम था फैटमैन। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ है जो एक बंदरगाह पर यानी कि एक पोर्ट पर संग्रहित विस्फोटकों के द्वारा हुआ है? तो आंसर होगा लेबनान में। तो आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में। तो अभी लेबनान में जो भयानक विस्फोट आपको देखने को मिला है इसमें कम से कम 137 लोग मारे गए हैं
और 5,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। एक्चुअली में यहाँ पे एक पोर्ट है जिसके गोदाम में 2,750 मीट्रिक टन विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसमें विस्फोट हो गया। तो अभी सरकार ने लेबनान की राजधानी बैरूत को एक आपदा शहर घोषित कर दिया है और 2 सप्ताह का आपातकाल लागू भी कर दिया है। अब लेबनान कहाँ है? ये एक पश्चिमी एशियाई देश है। ये रहा मैप में लेबनान। कैपिटल बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड और प्रधानमंत्री है हसन दियाब। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में चाइना ने किस देश के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो आंसर होगा तजाकिस्तान देश पर। अच्छा, आप तो जानते ही हैं ये जो चाइना है इसकी सोची समझी चाल है। पहले तो दूसरे जो मजबूर देश है उनको कर्ज देते रहो, इतना कर्ज दे दो कि सामने वाला देश कर्ज तले दब जाए, वो चुका नहीं पाता। तो फिर चाइना क्या करता है, उसके क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेता है। तो अब उसी तरह से तजाकिस्तान के 45% हिस्से पर अपना दावा कर रहा है चाइना। एक्चुअली में तजाकिस्तान के पामीर रीजन पे चाइना ने दावा किया है और ये जो पामीर रीजन है ना तजाकिस्तान का, ये 45% हिस्सा कवर करता है तजाकिस्तान का। बात तजाकिस्तान की है, कैपिटल है दुशानबे, करेंसी है तजाकिस्तानी सोमोनी और प्रेसिडेंट है इमोमाली रहमोन। फिर है, हाल ही में किसे भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को। अच्छा, गिरीश चंद्र मुर्मू आप जानते हैं ये कौन थे? ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, पर अब कुछ दिन पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब इन्हें भारत के अगले कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और ये स्थान लेंगे राजीव महर्षि का। अब एक और बात, जम्मू कश्मीर के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर अब कौन बन चुके हैं? तो उनका नाम है मनोज सिन्हा। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर होगा 78th। तो अभी 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की 78th वर्षगांठ मनाई गई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं या आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को मान्यता मिली? तो मुंबई अधिवेशन में। और इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और नेतृत्वहीन आंदोलन यानी कि विदाउट लीडरशिप आंदोलन इसी को कहा जाता है। और ये याद रख लो कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया था। फिर है, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकोसिस्टम के लिए एक पार्क स्थापित करेगा और इस तरह से ये देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क होगा। इसके लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अब यहाँ तमिलनाडु की बात है, ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री है एडापडी के पलनी स्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा एक दो पॉइंट आपको बताता हूँ, जैसे मोदी किचन पहल शुरुआत की गई थी तमिलनाडु में और मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में है। एक क्लासिकल डांस भरतनाट्यम ये भी तमिलनाडु में होता है। फिर है, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा योगेंद्र यादव ने। तो इस बुक में भारतीय लोकतंत्र को जानने के बारे में यानी कि उसके बारे में बताया गया है। तो क्या नाम है इस बुक का? मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं यतीश यादव की। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन। अगर यादव की ही बात चल रही है तो ऑप्शन नंबर 4 में निरुपमा यादव को कैसे भूल सकते हैं। विशेष कोड टू विन नाम की बुक लिखी है इन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर होगा 101। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 101 डिफेंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे क्या होगा? तो इस फैसले से इंडियन डिफेंस सेक्टर को बड़े अवसर मिलेंगे और रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह जी। फिर अगला प्रश्न है, प्रवासी रिटर्न्स के परिवार के सदस्य को शिक्षित करने के लिए हिमाचल सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा निगाह प्रोग्राम। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये निगाह प्रोग्राम है जो एचपी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। एक निगाह एप्लीकेशन लॉन्च की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी ने।
तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आंध्र प्रदेश ने निगाह ऐप लॉन्च किया है और हिमाचल गवर्नमेंट ने निगाह प्रोग्राम। अब इस निगाह प्रोग्राम का मतलब क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य है उन फैमिली मेम्बर्स को इफ़ेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अवेयर करना है जिनके परिवार के लोग दूसरे स्टेट से घर वापस आ रहे हैं, ताकि कोविड-19 की इस स्ट्रीट को रोका जा सके। और इसमें आशा वर्कर भी इन फैमिली मेम्बर के घर विजिट करके उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयर करवाएगी। फिर अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने आलू की कौन सी नई किस्म तैयार की है? तो इसका आंसर होगा कुफरीकरण। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपकमिंग जो भी एग्जाम आएंगे उन सभी के लिए। इससे पहले आलू की दो प्रजातियां कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति को प्रिपेयर्ड किया गया था। इस प्रश्न से एक और प्रश्न बन रहा है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वो है कुफरी में। और ये जो नई प्रजाति खोजी गई आलू की कुफरीकरण, ये सफ़ेद रंग का आलू है। फिर अगला प्रश्न है, ई परिवहन सेवा हाल ही में किस जिले में शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा शिमला और कांगड़ा में। ये जो ई परिवहन सर्विस है हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है और भारत में सबसे पहले ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला राज्य भी बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब इस सर्विस में क्या होगा, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लो आपने लर्निंग लाइसेंस बनाना है, तो लर्निंग लाइसेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता है, फिर वहाँ से फॉर्म लेना पड़ता है और भी कई सारी फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ती है। लेकिन इस सर्विस से आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सर्विस के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन और जो भी फीस लगेगी उसको ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। जब आपका ट्रायल होगा लर्निंग लाइसेंस के लिए तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के एक गांव को हथकरघा गांव के रूप में चुना गया है। यह गांव किस जिले में है? तो आंसर होगा कुल्लू जिले में और इस गांव का नाम है शरण गांव। आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया, तो कब मनाया था? ये मनाया गया था 7 अगस्त को। फिर अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है? तो आंसर होगा कांगड़ा जिले में। अभी प्रस्ताव रखा गया है, बनी नहीं है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर अगला प्रश्न है, कुल्लू जिले में कितने नेचर पार्क बनाए जा रहे हैं? तो आंसर होगा 3 पार्क। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कुल्लू जिले में कितने नेचर पार्क बनाए जाएंगे, तो आंसर होगा 3 पार्क। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो भी कुल्लू में है, जिसका एरिया 754 स्क्वायर किलोमीटर है। इसे 1 मार्च 1984 को बनाया गया था और 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। और कुल्लू की स्थापना किसने की थी? बिहंगमणि पाल ने। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक वीडियो एचपी के जितने भी मंत्री हैं और कौन कौन से विभाग किस मंत्री के पास है, सब कुछ उस वीडियो में बताया है। तो आप मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी। फिर अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचवटी योजना शुरू की है। यह योजना निम्न में से किस समूह की ओर लक्षित है? तो इसका आंसर होगा सीनियर सिटीज़न। इस पंचवटी योजना के तहत सीनियर सिटीज़न के मनोरंजन के लिए गार्डन बनाए जाएंगे। ये कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत किया जाएगा ताकि मनरेगा वालों को रोज़गार भी मिल सके। फिर है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ई आवेदन के प्रभावी उपयोग के लिए ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर होगा अपना हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत का मतलब यहाँ पर है जो भी काम हमारा पंचायत से रिलेटेड होगा वो अब ऑनलाइन ही होगा। अब पंचायत जाने की ज़रूरत नहीं है और हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। बात यहाँ पंचायत से रिलेटेड हो रही है तो एक डे भी मनाते हैं हम, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, रेणुका बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर बन रही है? तो आंसर होगा गिरी रिवर पर। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 5 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी ने एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये 5 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी कौन है? पहले हम स्टेट की बात करते हैं, जिसमें पहला हमारा हिमाचल हो गया, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर उत्तराखंड और फिर उत्तर प्रदेश। एक यूनियन टेरिटरी भी है दिल्ली।
तो ये थे हमारे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपकमिंग जो भी वीडियो आएगी उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू गाइस।